वो वाले विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होकर बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपके पास में सही ऑप्शन होगा। ये जो क्लोरिडो है ये आपके लिगेंड की फॉर्म में है और जो क्लोराइड है वो आयनाइजेशन स्फीयर की फॉर्म में है। KMnO4 के साथ में करा दो तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो जब आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में CS2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन मिलेगा। हेलो बच्चा, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वन शॉट है वो किस चीज के लिए है? वो हमारा सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, जो आपका मॉडल पेपर है क्लास 12th के लिए। चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास में आ सकते हैं, किस तरीके का आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, और हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में आता है विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकती है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। अभिकथन और तर्क दिए हुए, असर्शन और रीजनिंग दे रखी है। तो एक्चुअल में विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकती है, बिल्कुल स्टोर हो सकती है, और विटामिन डी फैट में सॉल्युबल है। बिल्कुल दोनों ही सही हैं, और इसमें आपके दोनों सही हैं। और जो आपके पास में तर्क है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि वो वाले विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होकर बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपके पास में सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास में आता है CrH2O होल 6 Cl3 बैंगनी और CrH2O 5 6 Cl2H2O भूरा हरे रंग के बीच कौन सी समावयवता, कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है? तो आपने पढ़ी थी, हमने दो तरीके की आइसोमेरिज्म की बात करी थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल नहीं, मतलब आपके पास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, संरचनात्मक की बात हो रही है। बंधनी कब होती है, लिंकेज कब होती है? जब आपके पास में एम्बीडेंटेट लिंकेज प्रेजेंट होता है। विलायक योजन आप कब करते हैं? जब आपके पास में जो H2O के नंबर हैं वो एज ए लिगेंड और एज ए आयनाइजेशन स्फीयर अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर पता ही चल रहा है, यहाँ पे H2O 6 है, यहाँ पे H2O 5 है, और एक H2O आपका बाहर चला गया। तो यहाँ पे ये जो H2O है वो आपके 6 एज ए लिगेंड की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो H2O है वो 5 की फॉर्म में, और एक H2O बाहर चला गया। तो ये विलायक योजन समावयवता तो होगी ही होगी, पर इसके साथ साथ ये आयनन समावयवता भी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 क्लोराइड मिलेंगे, यहाँ पे आपको 3 क्लोराइड मिलेंगे, यहाँ पे 2 क्लोराइड मिलेंगे। बट अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास में आएगा वो सेकंड ऑप्शन आएगा। उप से संयोजकता कुछ होता ही नहीं है, ये आपकी नहीं होगी। यानी कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपकी तब होती है जब आपके पास में कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्स की तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आता है कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक क्रियाएं नीचे दी गई हैं, धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं। इनमें से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होगा? तो आपको एटॉमिक रेडियस दे रखी है और आपसे डेंसिटी पूछा है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं है चीजें, यानी कि आपके पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें या फिर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं है। बट यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है और आपसे डेंसिटी पूछी है, घनत्व। तो इस क्वेश्चन में आपके पास में एटॉमिक रेडियस दी है, परमाणु त्रिज्या दी है। अब डेंसिटी आपके पास में जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर आपका आयतन कम होता चला जाएगा और मास यानी द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी यानी कि घनत्व बढ़ता है। रीजन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर मास बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस कम हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉपर का मास सबसे ज्यादा होगा, पर एटॉमिक रेडियस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे आपके पास में कॉपर का जो घनत्व होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन आता है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम बताइए। अम्लीय प्रबलता यानी कि एसिडिक नेचर की बात की है। अब आपको यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड दे रखे हैं? आपको दिया हुआ है यहाँ पे फिनॉल, पहले मैं कंपाउंड लिख लेती हूँ। फिनॉल के बाद में आपको दिया हुआ है इथेनॉल C2H5। इसके बाद में आपको क्लोरो एसिटिक एसिड दे रखा है, यानी कि आपके पास में CH2Cl COOH दिया हुआ है, और फिर आपके पास में आता है एसिटिक एसिड। तो अगर आप इन सबको कंपेयर करेंगे तो हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जो आपने वन शॉट देखा होगा वहां पे हमने बात करी थी कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की जो आपके पास में एसिडिक नेचर होता है वो अल्कोहल से बहुत ज्यादा होता है, अल्कोहल फिनॉल से ज्यादा होता है। तो आपके पास में अगर इसकी pKa वैल्यू देखेंगे 5 के आसपास आएगी, और अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे जैसे कि क्लोरीन आपने लगा दिया तो उसकी pKa वैल्यू और कम हो जाएगी। pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो पहली बात तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इन चारों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो pKa वैल्यू जो कम होगी
वो आपकी क्लोरोएसिटिक एसिड की होगी, यानी कि क्लोरोएसिटिक एसिड आपका सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो आपको ये पता चल जाएगा, तो क्लोरोएसिटिक एसिड की जो एसिडिक नेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, अम्लीय प्रकृति। उसके बाद में आपका एसिटिक एसिड का होगा। एसिटिक एसिड और एल्कोहल और फिनॉल में अगर आप बात करते हैं तो फिनॉल आपका ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि हमने बात भी करी थी कि फिनॉल के केस में आपके पास में जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत स्टेबल होता है। दूसरी चीज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस वजह से आपके पास में जो फिनॉल का एसिडिक नेचर है वो इथेनॉल से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास में करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया ArN2 प्लस Cl Cu प्लस HCl गिव्स आउट दिस वन। और देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऑल नेम रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन है और जितने भी कन्वर्जन है वो पहले ही करा दिए हैं। अगर अभी भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो सारी नेम रिएक्शन, कन्वर्जन और जितने वन शॉट कराएं वो जाके देख लो, अदरवाइज फिर कंफ्यूज ही रहोगे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा है। डाइजोनियम सॉल्ट को आप हेलोजन में कन्वर्ट कर रहे हो, क्लोरीन में, और यहाँ पे क्या ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो। अगर आप कॉपर का सॉल्ट, कॉपर ले रहे हो तो वो सेंड में रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप कॉपर का सॉल्ट लेते हो, कॉपर का लवण लेते हो, जैसे कि आपको CuCl2 लोगे तो आपके पास में सेंड में रिएक्शन होगी। बट अगर सीधे आप कॉपर ले रहे हैं तो ये आपके पास में गैटरमैन रिएक्शन होगी। कोई दूसरा ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। इसके बाद में आपके पास में आता है, कॉलम 1 में दिए गए हार्मोनों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों कॉलम 2 में सम्मिलित कीजिए। आपको मैच करना है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। तो देख लेते हैं, शरीर गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ए का बी हमें देखते ही पता चल गया। इसके बाद में ए का बी, अब आप देखो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है, ये और ये। अब बी का सी, बी थायरोक्सिन आपके पास में है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण, हृदय दर और श्वसन में दर में वृद्धि करता है। और बी का ए आपके पास में आता है, गुर्दों में उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है ये पुरुषों के लक्षण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि सी का आपके पास में आएगा ई, बी का आपके पास में आएगा सी। शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, हृदय दर, श्वसन की दर की वृद्धि करता है। थायरोक्सिन हार्मोन आपको इस चीज में हेल्प करता है। इसके बाद में आपके पास में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है, डी जो है वो आपके पास में गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के दर को, स्तर को नियंत्रित करता है। और एक्स्ट्रा डाइऑल ये आपके पास में महिलाओं के गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर लेंगे तो आपके पास में ए ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास में आता है, स्थिर मिश्रण की परिभाषा दीजिए। स्थिर क्वथी संक्रमण तत्वों की स्थिर क्वथई मिश्रण को आपको परिभाषा देनी है। तो स्थिर क्वथी मिश्रण जो होते हैं इन्हें आप एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। एजोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वथनी आपके जो मिश्रण होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्योर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बॉयल होते हैं और जब आप इन्हें वेपोराइज करते हैं तो ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनते हैं और फिर उसी के अनुपात में ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट की तरह, शुद्ध विलयनों की तरह, शुद्ध विलायकों की तरह ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। तो इन्हें आप एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। फिर आप इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एजोट्रोपिक मिक्सचर को आप मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने वन शॉट में किया हुआ है, जाके वहां पे देखो, सारे एग्जाम्पल भी ढंग से कराए हुए हैं। इसके बाद में आता है, संक्रमण तत्वों की सक्रियता स्कैनेडियम टू कॉपर तक लगभग लगातार घटती है। तो असल में जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने कम होते चले जाएंगे रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। इसकी वजह से जब स्कैनेडियम से कॉपर तक आप चलते हैं तो आपके पास में जो सक्रियता है वो कम होती चलती है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे स्कैनेडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, पर आगे आगे जब चलते चले जाते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। निम्नलिखित उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC नेम लिखने हैं। अब इनके IUPAC नेम लिखने हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने जब IUPAC नेम कराए थे तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप लिगेंड से शुरू करेंगे, लिगेंड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो आपके पास में 4 अमीन है, तो आप इसको लिखेंगे टेट्रा अमीन। अमीन के लिए आप डबल M यूज करेंगे, टेट्रा अमीन क्लोरिडो। उसके बाद में आपके पास में ये NO2 और नाइट्रो जो ग्रुप है वो N से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज आप इसे ONO लिखते हैं, तो इसे आप लिखेंगे N नाइट्रो। N नाइट्रो लिखने के बाद में अब आप मेटल को लिखेंगे कोबाल्ट।
क्योंकि आपके पास में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायनिक है, तो कोबाल्ट की सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप काउंट करेंगे तो अगर आप इसे x लिखेंगे, ये आपकी 0 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, तो टोटल मिला के आपकी -3 हो जाएगी और -3 उधर जाके आपके पास में +3 हो जाएगा और फिर आप लिख देंगे इसे क्लोराइड। ये जो क्लोरिडो है ये आपके लिगेंड की फॉर्म में है और जो क्लोराइड है वो आयनाइजेशन स्फीयर की फॉर्म में है। इसके बाद में अगर आप इस कंपाउंड को लेते हैं तो यहां पे आपके पास में आएगा हेक्साअमीन, हेक्साअमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी आपके पास में 3rd आएगी और ये आपके पास में हो गया क्लोराइड। ये इन दोनों कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम हो गए। निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में क्वथनांकों के। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ब्रोमोमीथेन, यानी कि ये हमारे पास में है CH3Br, फिर आपको ब्रोमोफॉर्म दे रखा है CHBr3, फिर आपको क्लोरोमीथेन दे रखा है CH3Cl और फिर आपको डाइब्रोमोमीथेन दे रखा है यानी कि CH2Br2। अब जो आपके पास में क्वथनांक होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल पे डिपेंड करते हैं। सरफेस एरिया जितना बड़ा होता जाएगा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके पास में 3 ब्रोमीन है, यहाँ पे 1 ब्रोमीन है और यहाँ पे 2 ब्रोमीन है। ब्रोमीन बड़ा साइज होता है क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्लोरीन फकल बरिएट आप करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है क्लोरीन से, और जितने ज्यादा ब्रोमीन होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता चला जाएगा। यानी कि आपका जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपके पास में आएगा CHBr3 का, फिर आपके पास में उससे कम आएगा CH2Br2 का, उससे कम आपके पास में आएगा CH3Br का, और क्लोरीन वाले कंपाउंड का आपका सबसे कम होगा यानी कि CH3Cl। तो इस तरीके से ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो आपको दे रखा है 1 क्लोरोप्रोपेन, मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिख रही हूँ, ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। फिर आइसोप्रोपिल क्लोराइड यानी कि ये आपके पास में आ गया, और फिर आपके पास में दे रखा है 1 क्लोरोब्यूटेन। ये देखो अब यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि आपके पास में सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो इसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में 3 कार्बन वाले का, और उसके बाद में आपके पास में जो आइसोप्रोपाइल है ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो ये बल्कीनेस यहाँ पे जो सरफेस एरिया वो उस हिसाब से उतना ज्यादा नहीं होगा। तो मेनली आपके पास में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा वो आएगा इसका, यहाँ इसे मैं यहाँ लिखना चाहूंगी, जरा इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे करके कि आपके पास में आइसोप्रोपिल क्लोराइड, फिर आपके पास में 1 क्लोरोप्रोपेन और फिर आपके पास में 1 क्लोरोब्यूटेन। इस तरीके से आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है C7H8O आणविक सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक फिनोलों की रचना बताइए। आपके पास में C7H8 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दे रखे हैं, यानी कि आपके पास में है C7H8O। अब C7H8O मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहली बात, जब आप इनकी संरचनाएं देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास में किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपके C7H8 हाइड्रोजनों के जो नंबर है वो बहुत कम है, तो जरूर हमारा जो कंपाउंड होगा उसमें बेंजीन रिंग होगी। तो ये आपके पास में बेंजीन रिंग होगी। अब 6 कार्बन तो आपके यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि अगर मैं इसे C6H6 लिख रही हूँ तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन आ चुके हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक हाइड्रोजन हटा के इसे 5 कर दिया। अब आपके पास में एक यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, तो 5 और 6 एक OH ग्रुप हो गया, और बाकी अभी आपके पास में एक कार्बन और है तो वो आपके पास में हो गया CH3। ठीक है, अब ये कंपाउंड कैसे कैसे हो सकता है, यहाँ से एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे इससे 2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस तरीके से। तो अगर आप नंबर काउंट करो 4 और 3 7 और 1 8, 1 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और 7 कार्बन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके हमारे पास में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में OH CH3, ये हमारे पास में OH CH3 और ये हमारे पास में OH CH3। 3 स्ट्रक्चर तो आपके पास में यही हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ये ना हो कि आपके कंपाउंड में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही बोला है उन्होंने, मोनोहाइड्रिक फिनोलों की संरचना बतानी है, तो फिनोलों की संरचना तो आपके पास में यही होगी, पर ईथर भी हो सकता था इसमें। ईथर होने के लिए मोनोहाइड्रिक का मतलब है केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसकी कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती हैं, पर यहाँ पे आपके पास में ईथर भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ
कि अगर मैं इसे ईथर इस तरीके से बना दूं कि ये मेरे पास में ये OCS3, ये एनिसॉल भी हो सकता है क्योंकि ये आपके पास में C6H5OCS3 आ गया, तो 5 और 3 8, कार्बन भी सेम है, ये भी हो सकता है। बट आपसे क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिखा है तो आप इसे नहीं लिखेंगे, आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में केवल इन्हीं को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में ऑर्थोमेटा पैरा आपके पास में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है यहाँ पे, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को यानी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमानों की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान 2.53 केल्विन केजी पर मोल है। तो बेंजीन का जो आपके पास में क्वथनांक है वो ये है और इतना बढ़ के हो गया, यानी कि आपके पास में जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा वो आएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अब आप पहले डेल्टा टीबी निकालेंगे तो आपके पास में ये आएगा 354.11 माइनस 353.23, ठीक है। ये आपका बढ़ के इतना हो गया। केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, केबी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.53 किलो केजी पर मोल, और यहाँ पे अब आपको मोलैलिटी निकालनी है। तो मैं पहले अभी मोलैलिटी को तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ताकि मैं इसको सॉल्व करके इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ। तो आप 1 में से 11 में से 3 गए, बचे 8, और यहाँ पे आपके पास में बचे 10, 10 में से 2 गए, बचे 8, और यहाँ पे आपके पास में बचे 3। तो 0.88 केल्विन का डिफरेंस है जो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में आप करेंगे 2.53 किलो केजी केल्विन केजी पर मोल, और मोलैलिटी निकालने के लिए ये आपके पास में केल्विन में आ गया क्योंकि डिफरेंस था, तो ये 0.88 केल्विन हमारे पास में डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मोलैलिटी निकालने के लिए आपके पास में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास में 1.80 ग्राम दे रखा है, तो ये आपके पास में 1.80 ग्राम। मोलर मास हमें नहीं पता क्योंकि मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, और अपॉन में हमारे पास में बेंजीन दे रखा है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपके पास में जो विलायक है वो 90 ग्राम दे रखा है, इसे आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास में 0.090 केजी आ जाएगा। तो यहां से जब आप मोलर मास निकालेंगे तो अब मैं पूरे फॉर्मूले को एक साथ कर रही हूं, और ये मेरे पास में आएगा 1.80 अपॉन 0.090 इंटू 2.53। यूनिट आप देखते रहना, ये वाली जो के है, मैं के से ये मेरे पास में के कैंसिल हो गया, केजी से केजी कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास में ये ग्राम और ये आपके पास में मोलर मास है यानी कि ग्राम पर मोल होगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो मोलर मास आपके पास में इस तरीके से ग्राम वो आ जाएगा। अब यहाँ पे 2.53 अपॉन 0.88, बाकी सारी चीजें आपने ले ली हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब आप इसे कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आंसर हमारे पास में आ रहा है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका ग्राम पर मोल में आ जाएगा। इसके बाद में आता है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। आपको दिया हुआ है इथाइल बेंजीन रिंग पे और इसकी KMnO4 और KOH के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो ये आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, क्योंकि KMnO4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये पूरा का पूरा इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आप सेमी कार्बेजाइड के साथ में करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैंने रिएक्शन में बात भी करी थी, जब हमने ये रिएक्शन क्लास में डिस्कस की थी तो मैंने वहां पे बताया भी था। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको तो ये C6H5C डबल बॉन्ड H आपको दिया है, और यहाँ पे जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप उस वाले H2 को हटाएंगे जो हाइड्रोजन वाले से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपके पास में जो आएगा ये NH, इसीलिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये आपके पास में NHCONH2 क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा है NH2CONH NH2, तो आप इस वाले NH2 को ऐड नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। आपका वो वाला नाइट्रोजन रिएक्शन के साथ में हाइड्रोजन को हटाएगा जो नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें आपको रीजन भी बताया था कि ये वाला जो लोन पेयर है ये कार्बोनाइल के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपके पास में जो मेन प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखूं तो मेरे पास में आंसर आएगा C6H5CH डबल बॉन्ड N NHCO
NH2, ठीक है, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बनेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं को अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब आप प्रोटीन की प्राइमरी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आपके पास में स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है, सीधी चेन प्रेजेंट होती है। जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वो आपका अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा क्लास में पूरा थियोरेटिकल डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार वहां पे जाके देख लेना और वहां पे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि पूरी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद में हेनरी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने से कमजोरी और असुविधा महसूस होती है। तो जैसे जैसे आप अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर कम होता चला जाता है, और जब प्रेशर कम होगा तो ब्लड के अंदर जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो सॉलिबिलिटी है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से अधिक ऊंचाई पर जाने पर असुविधा महसूस होती है। कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों फफकती है? तो कमरे के तापमान पर जब आप सोडा बोतल खोलते हो, असल में क्या होता है, जब उसमें आप ऑक्सीजन फिल करते हो तो वो बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे करते हैं, क्योंकि कम तापमान पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होती है। पर जब आप रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं और उस समय जब सोडा वाटर को खोलते हैं तो उसमें जो CO2 डिसॉल्व होती है, जो घुली हुई मात्रा में होती है, वो निकलने लगती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वो आसानी से निकल जाती है। इसके बाद में फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम को लिखिए। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी सेल में, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो मास डिपॉजिट हो रहा है किसी भी मेटल का या जो भी सब्सटेंस आपका बन रहा है, उसका जो मास डिपॉजिट है वो उसमें आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी या जितना क्वांटिटी ऑफ करंट पास आउट कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा करंट पास होगा मास उतना ही डिपॉजिट होगा। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास में 2 या 2 से अधिक सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हर सेल में जो मेटल डिपॉजिट होता है वो उनके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है, यानी कि W1 अपॉन W2। तो पहले नियम के अनुसार आपके ऊपर आपके पास में W = ZIT आएगा, और दूसरे नियम के अनुसार आपके पास में W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड। इस तरीके से सामान्य अभिक्रियाएं A और B के लिए A की सांद्रता और समय के आलेख चित्र दिया गया है। ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभिक्रिया की कोटि क्या है, वक्र का ढलान क्या है, और वेग स्थिरांक की इकाई बतानी है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, A की सांद्रता टाइम के साथ में इस तरीके से डिक्रीज कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि बतानी है, यानी सबसे पहले आप इसमें कोटि का मतलब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में जब आप ग्राफ को ढंग से देखेंगे, अगर आप इसको पीछे की तरफ पूरा मिलाएंगे तो ये जो आपके पास में वैल्यू आती है ये आपके पास में इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक मात्रा है आपके रिएक्टेंट की, और ये टाइम है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो आपके पास में, अगर मैं y = mx + c वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास में जो A आ गया, जो इंटरसेप्ट आया है वो A0 आया है। यहाँ पे मेरे पास में mx में आपके पास में t है और y मेरे पास में a है। तो ये मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, अगर मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करूं तो ये मेरे पास में kt = A0 - a वाला फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन वाला जो फॉर्मूला आ रहा है ये इस तरीके से आप इसे लिखो। तो यहाँ पे ये हमारे पास में A0 ये, और ये आपके पास में A0 - a वाला फॉर्मूला आएगा जो कि 0 ऑर्डर के लिए है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, अभिक्रिया की कोटि K आपके पास में आएगा, रेट इज इक्वल्स टू K, 0 ऑर्डर के रेस्पेक्ट में आ रहा है, यानी कि 0 ऑर्डर के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर रेट इज इक्वल्स टू K। तो सबसे पहले इन्होंने कोटि पूछी है, तो कोटि यानी कि आपके पास में जो ऑर्डर आएगा वो 0 ऑर्डर है। इसके बाद में वक्र की ढाल क्या है, यानी कि इसका स्लोप बताना है। तो स्लोप मैंने यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी इस पूरे इक्वेशन को, तो मेरे पास में आएगा A = A0 प्लस, ये जब हम KT को इधर ले गए और KT को आप इधर लेके यहाँ पे माइनस लेके आएंगे, ये K वाला, और ये आप इधर माइनस में लेके आएंगे तो ये आपके पास में आएगा प्लस KT। पूरी इक्वेशन इसे सॉल्व ही कर लेते हैं हमारे पास में। तो हमारे पास में ये कंप्लीट इक्वेशन आती है y = mx + c, और आपके पास में जो फर्स्ट ऑर्डर जो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स है वो आपके पास में है KT = A0 - a, ठीक है। अब मैं A को यहाँ ले आई हूँ और KT को उधर ले गई हूँ, तो मेरे पास में आएगा A = A0 - KT। अब आप इसके अकॉर्डिंग इसे कंपेयर कर सकते हो। तो ये मेरे पास में y = C + mx आएगा,
ठीक, ये आपकी mx की वैल्यू हो गई, ये आपके पास में y की वैल्यू हो गई, ये आपके पास में इंटरसेप्ट आ गया, और जो ढाल आएगा आपका वो माइनस के एक वाला आएगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में माइनस के आई है। वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, यानी कि अगर आपके पास में के पता चल गया आपको, जीरो ऑर्डर इक्वेशन है, और अगर जीरो ऑर्डर इक्वेशन है तो उसके लिए के की आपके पास में यूनिट आती है मोलैरिटी पर सेकेंड, या फिर आप इसे मोल पर लीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में निम्नलिखित के संदर्भ में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो दोनों के विन्यास में थोड़ा सा फर्क आता है। जब आप एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास में शुरू में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो D2 में ही जाते हैं, फिर D3 से जब आपके पास में आता है तो वहां से दोनों इलेक्ट्रॉन आगे आने लगते हैं, तो थोड़ा सा इनके इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है उसमें फर्क आता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करें तो लैंथेनॉइड्स में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एक्टिनॉइड के कंपैरेटिवली कम होती है। एक्टिनॉइड्स में जो आपके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो ज्यादा आती है, तो आपको इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हुए एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद में वर्नर्स के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणा बतानी है, वर्नर्स थ्योरी बतानी है आपको। वर्नर्स ने आपको बताया था कि वर्नर्स में आपके पास में 2 तरीके की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आपकी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी नॉन आयनाइजेबल होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी आपके आयन वाले पार्ट को डिफाइन करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो उसका कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है उसे लिगेंड के नंबर को डिफाइन करती है। तो इस तरीके से हम वर्नर्स की थ्योरी बताते हैं। वसा में विलय 4 विटामिनों के नाम बताइए और उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। अब ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वसा में विलय वाले आपके पास में A, D, E, K ये चारों के चारों ही फैट सॉल्युबल है। और अब आपको इसमें एनसीईआरटी में पूरा टेबल दे रखा है, वहां पे मैंने पूरी टेबल आपको इसमें क्लास में करवाई भी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा करते हुए चलना है। इसके बाद में आता है 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन में भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उस सेल की प्रतिरोध इतना है तो विलयन में भरने वाले 520 ओम हो तो इसका आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही उठाया हुआ है और वो भी एनसीईआरटी में पूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। तो बात करते हैं अब आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी आपको मोलैरिटी दी हुई है, यानी कि मेरे पास में 2 केसीएल के सॉल्यूशन है इस तरीके से। एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी मेरे पास में 1 मोलर है, 0.1 मोलर है, और दूसरे की मोलैरिटी मेरे पास में 0.02 मोलर है, 0.1 और 0.2 है, वो रही दी हुई है। तो जब विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध यानी कि इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आर आपको दे रखा है 100 ओम। अगर आपको आर पता है तो आप कंडक्टेंस निकाल सकते हो। कंडक्टेंस आपका 1/r आएगा, यानी कि 1/100 साइमंस आपके पास में आ गया। यदि उस सेल का प्रतिरोध 0.2 मोल केसीएल प्रतिरोध के विलयन के भरने के बाद में 520 हो जाता है, यानी कि अब आपके पास में जब 0.02 आपने कर दिया तो अब आपके पास में जो कंडक्टेंस आएगा वो G इज इक्वल्स टू 1/520 ओम आएगा। ये हो गया है। तो 0.02 विलयन की चालकता और मोलर चालकता को परिकलित करना है। 0.1 मोलर केसीएल विलयन की चालकता आपके पास में 1.2 साइमन पर मीटर में दे रखी है, यानी कि आपको यहाँ पे कपा की वैल्यू दे रखी है। ये आपको कपा दिया हुआ है 0.1 वाले के लिए। अब इसे सॉल्व करें अगर हम, तो हमें पता है G इंटू G स्टार इज इक्वल्स टू कपा। अब आपके पास में यहाँ पे जो G की वैल्यू है वो 100 साइमन है, 1/100 साइमन है। G स्टार और कपा आपको दे रखा है, G स्टार आपके पास में सेल कांस्टेंट होता है, कपा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.29 साइमन मीटर। तो अब यहां से पहले आप इस सेल का सेल कांस्टेंट निकालो, क्योंकि सेल कांस्टेंट नहीं चेंज होता है। जब आप सॉल्यूशन बदल रहे हैं, उसके अंदर जो विलयन डाल रहे हैं वो बदल रहे हैं, तो सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो ये आपके पास में 1.29 साइमन मीटर इंटू 100 जो है ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा साइमन्स में। यहाँ पे आपके पास में ये 1/100, मैं अगर इसको डिवाइड में लाऊंगी तो ये मेरे पास में इस तरीके से हो जाएगा ना, 1/100 करेंगे, 100 हम ऊपर ले गए हैं, ये साइमन्स में आ गया, साइमन में साइमन कैंसिल हो गया, तो आपके पास में ये आ गया 129 पर मीटर। ठीक है, पर मीटर ना लेके इसको हमारे पास में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको पर मीटर में ना लेके मैं सेंटीमीटर में लूंगी, पर सेंटीमीटर में लूंगी, तो मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूंगी। मीटर को अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया इस तरीके से। कैसे? यहाँ पे हमने मीटर की जगह इसे सेंटीमीटर में ले लिया, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 1.9 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा।
मैंने इसे सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि जब आप कंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पे जो आपके पास में कंडक्टिविटी आती है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी, तो आपको ईजी रहेगा। तो अब आपके पास में अगला पार्ट आता है, जब विलियन में भरने में 520 ओम हो जाता है तो आपको उसकी चालकता बतानी है। पहले आपको उसका कप्पा बताना है। जब आपने सेल में इतना कर दिया तो पहले मैंने जी स्टार निकाल लिया। अब दूसरे सेल के लिए जब मेरे पास में 0.02 मोलर्स वाला सेल दे रखा है तो इस सेल के लिए मैं दोबारा यही फॉर्मूला लगाऊंगी, G इंटू जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा। अब मुझे इसके लिए कप्पा निकालना है, तो जी की वैल्यू मेरे पास में 1/520 ओम या साइमन आ चुकी है। जी स्टार मेरे पास में 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स आ चुका है। तो कप्पा की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैं कप्पा को ऐसे ही रहने दे रही हूँ, या फिर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास में कैलकुलेट करके आ रही है 0.0024 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके पास में कप्पा आ गया। अब सेकंड पार्ट वो उसमें क्या कह रहे हैं, आपको मोलर चालकता निकालनी है, लैम्डा एम निकालना है। तो लैम्डा एम निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू ये आपके पास में 1000 अपॉन मोलैरिटी। और ये तब की बात है जब आपके पास में जो कप्पा है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है और मोलैरिटी आपको मोल पर लीटर में दी है। तो उस तरीके से आपके पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू मेरे पास में 0.0024 इंटू 1000 और मोलैरिटी मेरे पास में इस समय 0.024 है। और यहाँ पे जो आपके पास में यूनिट आएगी वो यूनिट आपके पास में साइमन, क्योंकि ये आपके पास में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल में आ जाएगी, तो ये आपके पास में आएगी, जो कप्पा की यूनिट आएगी वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ रही है। ये मैंने ऑलरेडी कन्वर्टेड वैल्यूज ली हैं। तो यहाँ पे आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जरा देख लेते हैं। ये आपके पास में किया, यहाँ पे आपके पास में 2 जीरो और आ गई, यानी कि ये आपके पास में, इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ 10 टू द पावर 5 और ये आपके पास में हो गया 12, तो ये 4, या फिर मैं इसे कर सकती हूँ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, मैंने इसे डेसिमल के 2 प्लेस तक सॉल्व किया है। आप चाहो तो आप इसे डेसिमल के 3 प्लेस तक भी सॉल्व कर सकते हो। उस केस में आपके पास में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 8 आएगी और यहाँ पे 8 आएगी, और मैं इसको दोबारा सॉल्व कर देती हूँ। तो ये आपके पास में आएगा, ये आपके पास में कप्पा 0.00248 इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे आपके पास में जो मोलैरिटी दी है वो 0.02 दी है। यूनिट को कन्वर्ट करके ही मैंने लिखा है, यहाँ पे यूनिट आपके पास में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगी, पूरा कन्वर्ट करके आंसर है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 124। ठीक है, और ये डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है, ये डेसिमल के 3 प्लेस हैं। तो अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपके पास में 100 और आ गया, और ये आपके पास में डेसिमल के 3 प्लेस में पीछे लेके जाऊंगी तो ये कट जाएगा, तो ये आपके पास में आएगा, या फिर मैं इसे पूरा ही लिख देती हूँ, ये आपके पास में 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगा। तो डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लो या 3 प्लेस तक ले लो, उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपके पास में। विभिन्न तापों पर N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गए हैं। आपको K की वैल्यू दे रखी है और टाइम दे रखा है। LN और 1T के ग्राफ के मध्य ग्राफ खींचिए और A और EA के मान को परिकलित कीजिए। अब इसमें पूरा आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद में आप A और EA के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन आ गया। टिपिकल सा क्वेश्चन क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे आपको लॉग वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ध्यान होगा, जो हमने आर्हेनियस इक्वेशन करी थी तो हमने किया था K इज इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल पावर E ओवर RT किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में ln k और 1/t दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको ln की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास में आएगा ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA ओवर RT। ये मेरे पास में आ गया। तो ये मेरे पास में y एक्सिस पे है, ये मेरे पास में mx है और ये मेरे पास में c है। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी, अगर आप यहाँ पे 1/t और ln k का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे, टेम्परेचर को आप केल्विन में बदल लेंगे, यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज का ln वैल्यू निकालेंगे, नेचुरल लॉग वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो आपके पास में स्लोप आएगा, ये जो स्लोप आएगा ये आपके पास में माइनस EA अपॉन R होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है
कि EA की वैल्यू बतानी है, तो EA की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। जब आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे पूरा ड्रॉ करोगे तो आपके पास में ये 2 पॉइंट आ जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे 1/T1 1/T2 और आपके पास में K1 और K2, और ये आपके पास में जो, यानी कि ये आपके पास में स्लोप आ जाएगा। स्लोप आपके पास में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई होता है। तो इस तरीके से आप EA की जो वैल्यू निकालेंगे वो स्लोप इंटू आर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपके पास में EA की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास में EA की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ से A की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पूरा फॉर्मूला रख के आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगने वाला है। आपको लॉग की वैल्यू लेनी है, फिर आपको पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप स्लोप निकालेंगे, फिर आप इसमें रख के यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, A की वैल्यू आपके पास में, ये जो इंटरसेप्ट आएगा ये आपके पास में A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद में आपके पास में आता है एक रंगहीन C6H7N जल में बहुत कम घुलनशील है और खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल में विलय और यौगिक B देता है। यौगिक A CHCl3 और अल्कोहल से अभिक्रिया करके C बनाने के कारण दुर्गंध देता है। यौगिक A की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया यौगिक D देता है जो क्षारक में घुलनशील है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज हमें यहाँ से पता चल गई कि जो आपका यौगिक A है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके D देता है जो क्षारक में घुलनशील है। तो यहां से मुझे पता चल गया ये जरूर मेरे पास में प्राइमरी अमीन है। यौगिक A CHCl3 और KOH के साथ में अभिक्रिया करके C बनाता है। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में आपके पास में रिएक्शन हो रही है, तो ये भी आपके पास में नेम रिएक्शन आ गई। NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया करके A यौगिक E देता है जो क्षारकीय माध्यम में फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके एक नारंगी रंग का F बनाता है। ऑरेंज कलर का कंपाउंड भी आ गया, यानी कि पूरी की पूरी आपके पास में अमीन की रिएक्शन आ गई है। C6H7N आपके पास में जो कंपाउंड है वो C6H7N है। इसका मतलब क्या है, आपके पास में जरूर एनिलीन होगा। ये एनिलीन C6H5 हो गया और यहाँ पे आपके पास में NH2 आ गया, एनिलीन है। यह एक खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल में विलय एक यौगिक B देता है। यानी कि अगर आप इसकी किसी भी सॉल्ट के साथ में, सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जल में विलय यौगिक B देता है, जो कि आपकी CHCl3 और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके आपको C बनाने के कारण दुर्गंध देता है। तो यहाँ पे ये खनिज अम्ल के साथ में, यानी कि ये किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करके अगर आप इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपको सॉल्ट दे देगा, ये आपका लवण देगा। किस तरीके से, NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये यौगिक B दे दिया। यौगिक A CHCl3 और KOH के साथ अभिक्रिया करके C बनाते हैं। तो अगर आप एनिलीन की रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ कराएंगे तो आपको पता है कौन सा रिएजेंट है, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन करके ये कंपाउंड आपका NC आइसोसाइनाइड बना देगा। यानी कि इसने क्या कहा कि यौगिक A CHCl3 और अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करके C बनाता है, ये C बनाता है और ये आपके पास में C बनने के कारण दुर्गंध देता है। यौगिक A को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करके D यौगिक बनाता है। तो अगर आप इसकी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, यानी कि C6H5SO2Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास में जो यहाँ पे कंपाउंड आएगा वो आपके पास में NHSO2C6H5 आएगा। ये जो कंपाउंड है ये आपका बेस में सॉल्युबल होता है, यानी कि अगर आप इसमें NaOH ले लोगे तो ये यहाँ पे सॉल्युबल कंपाउंड बना देगा, ये आपका घुलनशील यौगिक बना देगा। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की डिफरेंशिएशन रिएक्शन में हमने किया भी है। यौगिक दे देता है, घुलनशील देता है। NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया करके यह A यौगिक E देता है। तो अगर आप NaNO2 और इसका डाइएजोटाइजेशन कराएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे आप इसकी NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आप कराएंगे तो आपके पास में डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। ये आपके पास में आ गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया, जो क्षारकीय माध्यम में फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके नारंगी रंग का रंजक देता है। और आपको पता है कि इसकी कपलिंग रिएक्शन होती है, तो अगर आप डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं तो आपके पास में ये कपलिंग प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास में N डबल बॉन्ड N और ये आपके पास में OH,
ये आपके पास में कपलिंग प्रोडक्ट बना देता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। तो ये आपके पास में इसकी सारी रिएक्शंस आ गई। तो आपसे ये पूछा है ए से एफ तक यौगिकों की पहचान बतानी है। तो आपके पास में यहाँ से ए से लेके एफ तक के जितने भी यौगिक हैं वो सारे आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपके पास में ए है, ए से आपके पास में बी बन रहा है, ये आपका ए है, ये आपके पास में बी बन गया, बी के बाद में ये आपके पास में सी बन गया है, सी के बाद में ये आपका डी बना, डी के बाद में ये आपका ई बना है और ई के बाद में ये आपका एफ बना है। तो इस तरीके से आपके पास में सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में अभिक्रमक तथा उत्पाद की प्रवृत्ति की पहचान कीजिए। आप CH3 और NO2 ग्रुप की रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पे NH2 आ रहा है, यानी कि आप रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, तो SN प्लस HCl के साथ में आप रिडक्शन करा सकते हैं। इसके बाद में ये आप क्या कर रहे हैं, एसाइलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे NH3 NH2 ये एसाइल ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो गया। जब आपने एसाइलेशन कराया और कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो अब आपका जो एसाइल ग्रुप है वो केवल एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, ऑर्थो एंड पैरा देगा। पैरा पे पहले ही CH3 है, तो आपके पास में जो कंपाउंड आएगा वो ऑर्थो पे आ जाएगा, यानी कि आपके पास में यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो CH3 इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास में NHCOCH3 आएगा और ऑर्थो पोजीशन पे आप यहाँ पे NO2 ग्रुप को ले आएंगे। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। सेकेंड, थर्ड में आपने यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, थर्ड में जब आपने यहाँ पे ये NO2 ले आए हैं, तो यहाँ पे अब आप इसका एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस करा दो या बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस करा दो, तो आपका जो एसाइल ग्रुप है ये अलग हो जाएगा। अब आपने इसमें डाईएजोटाइजेशन करा दिया, NH2 से डाईएजोटाइजेशन करा दिया, तो आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये कंपाउंड आपका CH3 NO2 और N2Cl नेगेटिव बना देगा इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे N2Cl की अगर आप H2O के साथ में इसे हीट कर दोगे तो आपको बेंजीन मिल जाता है। इस तरीके से आपके पास में ये पूरा कन्वर्जन आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बेंजीन में से निम्नलिखित यौगिकों के विरचन से आप क्या किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला पार्ट ले लेते हैं, बेंजीन से पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। अब ये चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो कि आपको पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लाना है, और नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही आपके पास में मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका एसाइलेशन कराएंगे, CH3Cl के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे AlCl3 के साथ में, तो हमें यहाँ पे टॉल्यूइन मिल जाएगा। टॉल्यूइन का आप नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे आपको नाइट्रो टॉल्यूइन मिल जाएगा, पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन मिल जाएगा। अब पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन का आप अगर KMNO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा देंगे तो आपको बेंजोइक कंपाउंड मिल जाएगा, यानी कि आपके पास में पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आ जाएगा। ये पहली वाली हो गई। उसके बाद में सेकंड आता है मेथिल बेंजोइट। आपको बेंजीन से मेथिल बेंजोइट बनाना है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन अगर मैं करती हूँ तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास में बेंजीन दिया है और बेंजीन से आपको मिथाइल बेंजोइट बनाना है। ये सारे कन्वर्जन्स में मैंने आपको करा रखे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक काम तो ये है आप इसका बेंजोइक एसिड बना दो और बेंजोइक एसिड करा के फिर आप इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करा दो। तो यही कर लेते हैं हम। तो पहले तो आपका जो बेंजोइक एसिड वहां पे बन चुका है, मैं सेम उसी तरीके से करूंगी। CH3Cl और AlCl3 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पे टॉल्यूइन मिलेगा। टॉल्यूइन का आप जब ऑक्सीडेशन कराएंगे KMNO4 की प्रेजेंस में तो आपके पास में बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये आपके पास में बेंजोइक एसिड आ गया और बेंजोइक एसिड का एस्ट्रीकरण करा दो, यानी कि इस कंपाउंड की रिएक्शन आप अल्कोहल से करा दो और अल्कोहल में भी मैंने मिथेनॉल ले लिया, तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होगी और हमारे पास में मिथाइल बेंजोइट बन जाएगा। ये आपके पास में CH3, ये सेकंड हो गया। आपके पास में नेक्स्ट आता है फेनिल एसिटिक एसिड, यानी कि ये आपके पास में है बेंजीन से आपको बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। और फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब कि यहाँ पे आपके पास में एक हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको करना है, फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस कंपाउंड में आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब मेरे पास में ये जो कंपाउंड है इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे आप इथाइल ग्रुप ले आओ। इथाइल ग्रुप लाके आप उसका चलो कर ही लेते हैं। तो ये आपके पास में आ गया
मैंने इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई C2H5Cl और AlCl3 से, तो मेरे पास में जो कंपाउंड आया वो मेरे पास में CH2CH3 आ गया। अब मैंने क्या कराया, इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मेरे पास में यहाँ पे आ गया CHClCH3। ठीक है, ये मेरे पास में कंपाउंड आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसकी कर दी एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि मैंने इसको एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करा दी, और एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करा के मेरे पास में यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH में तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो अब मैंने इसको क्या किया, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ में कराई। अल्कोहलिक KOH में मैंने रिएक्शन कराई, तो मेरे पास में यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करूँ और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूँ, तो मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसकी रिएक्शन पहले HBr के साथ में कराई परऑक्साइड की प्रेजेंस में, यहाँ पे मैंने परऑक्साइड ले लिया, तो मेरे पास में जो कंपाउंड आएगा वो मेरे पास में आएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये मेरे पास में आएगा CH2Br। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करा दी, तो मुझे अल्कोहल मिल गया CH2CH2OH, और इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो हमारे पास में ये आपके पास में फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, बहुत सारे हैं इसमें, तो बहुत सारे हैं। आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज के आप यहाँ पे CH3CH लेके आओ, उसका डाई क्लोरीनेशन कराओ 2 बार, जैसे कि मैंने तो यहाँ 1 बार करा के फिर इसको कन्वर्ट किया, आप उसको 2 बार क्लोरीनेशन कराओ, फिर आप उसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया है वही कन्वर्जन आपको करना है, आप किसी भी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और अभी तो रह गया यहाँ पे, इसके बाद में पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजल्डिहाइड के लिए अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बेंजल्डिहाइड ऑर्थो और नाइट्रो, मतलब बेंजल्डिहाइड और नाइट्रो ग्रुप दोनों ही आपके मेटा डायरेक्टिंग है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब इसी रिएक्शन से मैं शुरू करूंगी थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ तक कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैं इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊंगी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो मेरे पास में CHCl2 और NO2 बनेगा, और इसकी फिर मैं एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन करा दूंगी, तो मेरे पास में यहाँ पे CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड, जो मैं कह रही थी, जैसे कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप इसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद में मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड तो बहुत ही ईजी है कि पहले आप एल्डिहाइडिक ग्रुप लाओ, या फिर पहले आप नाइट्रो ग्रुप लेके आओ, नाइट्रो ग्रुप लाके आप उसमें एल्डिहाइड CH3 ग्रुप लाओगे तो वो मेटा पोजीशन पे आएगा, यानी कि इसको कर लेते हैं, चलो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड आपको करना है, तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा बेंजीन से आपको मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड करना है। ये आपको बेंजीन दिया है, इसको आपको मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें नाइट्रो ग्रुप ले आओ, HNO3 और H2SO4 के साथ में आप रिएक्शन करोगे, नाइट्रेशन रिएक्शन करा दोगे कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे आपके पास में नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अब नाइट्रो ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टिंग है, जब आप इसका एल्काइलेशन कराओगे RX की प्रेजेंस में, आप यहाँ पे CH3Cl ले लो, CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको जो मिथाइल ग्रुप मिलेगा वो मेटा पोजीशन पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो CH3 वो यहाँ पे आएगा। अब आप इसको KMNO4 के साथ में करा दो, तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट आपके पास में आता है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, रोजनबाउंड रिएक्शन, पांचों की सारी नेम रिएक्शन जितने भी वन शॉट हैं, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी करा रखी हैं, सारी नेम रिएक्शन के अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, कन्वर्जन की वीडियो भी बनाई हुई है, तो आपको ये वहीं से जाके करना है, ये जितनी भी वीडियो हैं ये आप वहीं से जाके करेंगे। इसके बाद में निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन में से किसका गलनांक उच्च है। ऑर्थो गलनांक, जो आपके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो सिमेट्री पे डिपेंड करते हैं कि आपका कंपाउंड कितना सिमेट्रिकल है। तो ऑर्थो और पैरा में जो पैरा कंपाउंड होता है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, तो पैरा कंपाउंड का गलनांक उच्च होता है। हेलो एल्केन की जल में घुलनशीलता बहुत कम होती है, क्योंकि हेलो एल्केन्स जो हैं आपके पास में उनका जो डाइपोल नेचर होता है
वो कम होता है। जो डाइपोल आपके पास में पोलर नेचर आएगा वो कम है, क्योंकि आपके क्लोरीन ब्रोमीन उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से वो पानी में कम घुलनशील होते हैं। इसके बाद में ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का विरचन निर्जलीय अवस्थाओं में किया जाता है, क्योंकि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में H2O की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करा देंगे, आपके पास में मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उस केस में आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा, आपके पास में एल्केन बन जाएगा। इसलिए हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप निर्जलीय अवस्था में बनाते हैं। हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन में से कम क्रियाशील, हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन से कम क्रियाशील होते हैं। ये आपके पास में पूरा मैंने आंसर दे रखा था कि जब आप हेलो एरीन्स की बात करते हैं तो हेलो एरीन्स में पहली बात तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। कार्बन और बेंजीन रिंग के बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं वो हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन से कम रिएक्टिव होते हैं। अगला आता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आप कैसे संपन्न करेंगे। आप यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं, एनिसोल की रिएक्शन CH3Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो आपके पास में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। क्योंकि ये आपके पास में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपके पास में ये CH3 आ जाएगा, और पर पैरा जो होगा वो आपके पास में मेजर प्रोडक्ट होगा, वो आपके पास में ज्यादा बनेगा, तो यहाँ पे आपके पास में ये कंपाउंड आएगा। इसके बाद में जब आप जिंक से रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की, तो जिंक ऑक्सीजन को ले लेता है और आपके पास में बेंजीन रिंग आ जाती है। ये फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल बनता है। फर्स्ट स्टेट में आपके पास में, अगर आप केवल इसमें क्योंकि वर्कअप नहीं दे रखा तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, इस केस में मेरे पास में ये आएगा RCH2OMgX, बट फिर आप इसका वर्कअप करा देते हैं हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे फिर आपके पास में RCH2OH प्लस MgOHX आ जाता है। इसके बाद में आप कार्बोक्सिलिक एसिड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वर्कअप के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, RCH2OH मिलेगा। इसके बाद में आपके पास में ईथर की रिएक्शन आप HBr के साथ कराते हैं, तो पहले स्टेप में आपके पास में प्रोटोनेशन होगा, ये H+ आके यहाँ पे ऐड होगा। अब ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे अटैक होगा, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है, तो ब्रोमीन उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे जो आपके पास में, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की सीरीज होती है, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और प्राइमरी से ज्यादा आपका मिथाइल ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो आपके पास में प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3CH2CH2OH प्लस CH3Br, इस तरीके से आपके पास में प्रोडक्ट आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। प्रोपेन 1 ऑल को क्षारीय KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि आपने लिया है ये CH3 CH2 CH2OH, आप इसकी KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास में CH3 CH2 COOH मिल जाएगा। ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो जब आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में CH2 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन मिलेगा। ये आपके पास में कंपाउंड आएगा। तनु नाइट्रिक एसिड की फिनॉल की जब आप डाइल्यूट के साथ में कराते हैं फिनॉल की रिएक्शन, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपने इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ में अगर आपने कराई है, तो ये आपके पास में OH NO2 प्लस OH NO2 बनेगा। फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपके पास में रीमर-टीमन रिएक्शन आ गई, और इस केस में आपके पास में सैलिसिल्डिहाइड मिलेगा OH और आपको CHO मिल जाएगा। एनिसोल की सांद्र H2SO4 और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप मिलेगा। ये आपके पास में OCH3 और ये आपके पास में NO2 ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो ये आपका पूरा सैंपल पेपर था। अब आप ये देखो कि हमने इस सैंपल पेपर को केवल 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया, पर 1 घंटे में मैंने कंप्लीट किया क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप इजीली कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके बच्चा, तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास में जो जो वीडियो आती जाए आप तुरंत उसे देखते जाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।